कल्पना कीजिए, पाकिस्तान का वो सबसे सुरक्षित इलाका जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहां एक बेहद संवेदनशील न्यूक्लियर प्लांट के ठीक बाहर एक मामूली सी नाई की दुकान थी। उस दुकान की चौखट के पास जमीन पर फटे पुराने और गर्द से सने कपड़ों में एक फकीर बैठा रहता था। उलझे हुए बाल, चेहरे पर जमी धूल और आंखों में एक अजीब सा खालीपन। उसे देखकर कोई भी यही सोचता कि ये बेचारा दिमागी तौर पर बीमार है। आने जाने वाले लोग उसे राह चलते भिखारी समझकर कभी 2-4 सिक्के फेंक देते तो कभी झिड़क कर आगे बढ़ जाते। लेकिन उन पाकिस्तानी हुक्मरानों, फौज के अफसरों और वहां काम कर रहे वैज्ञानिकों को इस बात का रत्ती भर भी इल्म नहीं था कि जिस शख्स को वो पागल समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं वो असल में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का सबसे जाबाज और शातिर जासूस है, अजीत डोभाल। ये कोई काल्पनिक फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि 1970 और 80 के दशक की वो कड़वी हकीकत है जब भारत की सुरक्षा एक दोराहे पर खड़ी थी। 1971 की करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ था और चोरी छिपे अपना परमाणु बम तैयार कर रहा था। पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान पर नजरें गड़ाए बैठी थीं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है इसकी पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं थी। केहुटा, जहां पाकिस्तान का परमाणु संयंत्र स्थित था, उसे एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया था। वहां परिंदा भी बिना इजाजत दाखिल नहीं हो सकता था। चारों तरफ हाईटेक सिक्योरिटी, एयर डिफेंस सिस्टम और सादे कपड़ों में घूमते इंटेलिजेंस अफसरों का सख्त पहरा था। उस तरफ देखना भी खुद को मौत के हवाले करने जैसा था। ऐसे वक्त में भारत को एक ऐसे जासूस की जरूरत थी जो न केवल पाकिस्तान की सीमा लांघ सके, बल्कि वहां की भीड़ का हिस्सा बनकर पूरी तरह गायब हो जाए। ये जिम्मेदारी उठाई युवा और निडर अजीत डोभाल ने। उन्होंने एक पाकिस्तानी मुस्लिम का भेष धरा और अपना नया जीवन शुरू किया। ये काम जितना सुनने में रोमांचक लगता है, हकीकत में उतना ही खौफनाक था। एक गलत लफ्ज या एक छोटी सी चूक का मतलब था सीधे मौत की सजा या उम्र भर का अमानवीय टॉर्चर। डोभाल जी लाहौर और इस्लामाबाद के बीच के इलाकों में रहने लगे। उन्होंने अपनी हिंदी की आदत छोड़ी और ठेठ उर्दू सीखी। वो स्थानीय मस्जिदों में नमाज पढ़ते और लोगों से ऐसे मिलते जुलते कि खुद पड़ोसियों को भी कभी शक नहीं हुआ कि उनके बीच एक भारतीय स्पाई रह रहा है। उनका असली मिशन सिर्फ छिपना नहीं, बल्कि सबूत जुटाना था। उन्हें खुफिया जानकारी मिली कि प्लांट के अंदर काम करने वाले टॉप साइंटिस्ट अक्सर बाहर के एक लोकल बाजार में आते हैं, लेकिन उनसे संपर्क करना नामुमकिन था क्योंकि वो हमेशा कड़े सुरक्षा घेरे में रहते थे। तभी डोभाल जी की नजर उस नाई की दुकान पर पड़ी जहां ये वैज्ञानिक अक्सर बाल कटवाने या शेविंग कराने आया करते थे। यहीं से शुरू हुआ डोभाल जी का सबसे रिस्की प्लान। उन्होंने खुद को एक लाचार भिखारी के रूप में ढाला और उसी दुकान के बाहर अपना डेरा डाल लिया। वे घंटों वहां धूल फांकते रहते, लेकिन उनकी चौकन्नी निगाहें हर आने जाने वाले टारगेट को पहचान रही थी। उनका मकसद सिर्फ उन्हें देखना नहीं, बल्कि कुछ ऐसा हासिल करना था जो खुफिया दुनिया में सोने से भी ज्यादा कीमती था। आप सोच रहे होंगे कि आखिर बालों से क्या हासिल होता है। दरअसल जब कोई व्यक्ति प्लूटोनियम या यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थों के बीच काम करता है तो उसके शरीर और खासकर बालों में रेडिएशन के सूक्ष्म अंश यानी ट्रेसेस रह जाते हैं। अगर वो बाल भारत की लैब तक पहुंच जाते तो वैज्ञानिक ये पता लगा सकते थे कि पाकिस्तान किस ग्रेड का यूरेनियम तैयार कर रहा है और वो परमाणु बम बनाने के कितने करीब पहुंच गया है। दिन हफ्तों में बदलते गए। डोभाल जी उसी दुकान की दहलीज पर मिट्टी में सने बैठे रहे। फिर एक दिन वो पल आया जिसका उन्हें इंतजार था। एक मुख्य परमाणु वैज्ञानिक दुकान के भीतर दाखिल हुआ। डोभाल जी के दिल की धड़कनें तेज थीं, पर चेहरे पर वही बेरुखी और पागलपन वाला मुखौटा बरकरार था। अंदर कैंची चलने की आवाज आ रही थी और वो कीमती सबूत यानी काले सफेद बाल फर्श पर गिर रहे थे। जैसे ही वो वैज्ञानिक बाहर निकला और दुकान में थोड़ी हलचल कम हुई, डोभाल जी लड़खड़ाते हुए दरवाजे के पास पहुंचे। नाई को लगा कि शायद कोई भूखा भिखारी कुछ ढूंढ रहा है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। बस उसी पल का फायदा उठाकर डोभाल जी ने बिजली की फुर्ती से जमीन पर पड़े उन बालों के गुच्छों को अपनी मुट्ठी में भींचा और जेब के हवाले कर दिया। ये महज 10 सेकंड की कार्रवाई थी, लेकिन इसमें पूरी जान की बाजी लगी थी। अगर उस वक्त कोई देख लेता और तलाशी में वो बाल बरामद हो जाते तो उस पूछताछ का अंजाम सिर्फ और सिर्फ दर्दनाक मौत होता। लेकिन अजीत डोभाल के उस साहस ने भारत को वो जानकारी दी जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। लेकिन वो कामयाब रहे। वो बाल किसी तरह बॉर्डर पार करके भारत की लैब्स में भेजे गए। जब साइंटिस्ट्स ने उन बालों का एनालिसिस किया तो वो हैरान रह गए। उन बालों में हाई ग्रेड यूरेनियम के अंश मिले।
रेडिएशन का वो लेवल जो ये साबित करने के लिए काफी था कि पाकिस्तान ना सिर्फ न्यूक्लियर पावर बना रहा है बल्कि वो बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। अजीत डोभाल के उस एक सैंपल ने भारत सरकार की आंखें खोल दी। ये बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन जासूसी की दुनिया में एक कहावत है, आप 1000 बार सही हो सकते हैं लेकिन आपको हारने के लिए सिर्फ एक बार गलत होना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ अजीत डोभाल के साथ होने वाला था। लाहौर की एक मशहूर दरगाह थी जहां अक्सर भारी भीड़ रहती थी। अपनी कवर आइडेंटिटी को मजबूत रखने के लिए डोभाल अक्सर वहां जाते थे। वो वहां नमाज पढ़ते और लोगों के बीच एक पक्के मुसलमान की तरह रहते थे। एक शाम वो उसी दरगाह के एक कोने में बैठे थे। माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन तभी उन्हें अचानक महसूस हुआ कि कोई उन्हें घूर रहा है। उन्होंने कनखियों से देखा। थोड़ी दूर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, लंबी सफेद दाढ़ी और आंखें एकदम लाल। वो आदमी लगातार डोभाल को ही देख रहा था। डोभाल ने उसे नजरअंदाज किया और वहां से उठकर जाने लगे। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, रुको। डोभाल के कदम थम गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वो बूढ़ा आदमी अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे उनके पास आया। उसने डोभाल के चेहरे को गौर से देखा और फिर एक ऐसा सवाल पूछा जिसने डोभाल के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम हिंदू हो ना? सन्नाटा छा गया। पाकिस्तान के बीचों बीच एक भीड़ भाड़ वाली दरगाह में अगर किसी ने सुन लिया होता कि यहाँ एक हिंदू जासूस है तो वो भीड़ उन्हें वहीं जिंदा जला देती। डोभाल ने तुरंत अपना कॉन्फिडेंस बटोरा और ठेठ उर्दू में जवाब दिया, नहीं बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो मुसलमान हूँ, पैदाइशी मुसलमान। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने उनकी बात नहीं मानी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने अपना हाथ उठाया और डोभाल के कान की तरफ इशारा किया और कहा, अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हारे कान क्यों छिदे हुए हैं? ये सुनते ही डोभाल को अपनी वो गलती याद आ गई जो उन्होंने बचपन में की थी, या यूं कहें कि ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा था। बचपन में उनके कान छिदवाए गए थे और भले ही उन्होंने कुंडल पहनना छोड़ दिया था, लेकिन वो छोटा सा छेद अभी भी वहां मौजूद था। उन्होंने पूरी तैयारी की थी, भाषा बदली, कपड़े बदले, नाम बदला, लेकिन वो एक छोटा सा छेद उनकी जान का दुश्मन बन गया था। उस पर डोभाल को लगा कि खेल खत्म हो गया है। इतने सालों की मेहनत और सावधानी सब बेकार गई। एक छोटे से निशान ने उनकी पूरी पहचान एक्सपोज कर दी थी। आसपास भीड़ थी। अगर उस बूढ़े आदमी ने थोड़ा भी शोर मचाया होता तो डोभाल वहां से जिंदा बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन डोभाल हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी आवाज सख्त की और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोले, नहीं बड़े मियाँ, आप गलत समझ रहे हैं। मैं मुसलमान ही हूँ। ये निशान तो बचपन में हुए फोड़े फुंसी का है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने तुरंत बात काटते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं पहचानता हूँ, ये फोड़े का नहीं, कान छिदवाने का ही निशान है। तुम हिंदू हो। डोभाल के माथे पर पसीना आने लगा। वो वहां से भाग भी नहीं सकते थे, क्योंकि भागने का मतलब था शक को यकीन में बदलना। तभी उस बूढ़े आदमी ने कुछ ऐसा कहा जिसने डोभाल को चौंका दिया। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरे साथ चलो। डोभाल के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो चुपचाप उस बूढ़े आदमी के पीछे चल पड़े। वो दरगाह से बाहर निकले और तंग गलियों से होते हुए एक छोटे से टूटे फूटे मकान के सामने रुके। डोभाल का दिमाग बिजली की तरह दौड़ रहा था। क्या ये कोई ट्रैप है? क्या अंदर पुलिस उनका इंतजार कर रही है? दरवाजा खुला और वो अंदर गए। अंदर एकदम अंधेरा और सन्नाटा था। उस बूढ़े आदमी ने दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और डोभाल को अंदर वाले कमरे में ले गए। डोभाल हर खतरे के लिए तैयार थे। उनकी नजरें किसी हथियार या भागने के रास्ते को तलाश रही थीं। लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए और बूढ़े आदमी ने एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई, तो जो नजारा उन्होंने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। वहां कोई हथियार नहीं था, कोई पुलिस नहीं थी। कमरे के एक कोने में एक छोटी सी अलमारी खुली हुई थी, जिसके अंदर भगवान शिव और दुर्गा की छोटी छोटी मूर्तियां रखी हुई थी। वो बूढ़ा आदमी जो दुनिया के सामने पक्का मुसलमान बना रहता था, वो असल में हिंदू था। वो मुड़ा और डोभाल से बोला, बेटा डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, मैं भी हिंदू हूँ। उसने बताया कि 1947 की बंटवारे की मारकाट में उसका पूरा परिवार मारा गया था। जान बचाने के लिए उसने भेष बदल लिया, धर्म बदलने का नाटक किया और तब से पाकिस्तान में मुसलमान बनकर रह रहा था। लेकिन उसने अपनी असली पहचान इस छोटे से अंधेरे कमरे में जिंदा रखी थी। उसने डोभाल को देखते ही पहचान लिया था, क्योंकि कहते हैं ना कि एक छिपा हुआ इंसान ही दूसरे छिपे हुए इंसान को पहचानता है। डोभाल ने राहत की सांस ली। जो उन्हें अपनी मौत लग रही थी, वो दरअसल उनकी जान बचाने वाला फरिश्ता था। उस बूढ़े आदमी ने डोभाल को खाना खिलाया और जाते वक्त एक ऐसी सलाह दी जिसने आगे चलकर उनकी जान बचाई। उसने कहा, बेटा
आज तो तुम मेरी नजरों में आए, मैं अपना था इसलिए बच गए, कल कोई और तुम्हें देख लेगा। अगर यहाँ रहना है तो इस निशान को मिटाना होगा। डोभाल ने उसकी सलाह मानी और तुरंत प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपने कानों के छेद भरवा लिए। वो वहां से भागे नहीं, बल्कि अगले 7 साल तक पाकिस्तान में डटे रहे। उन्होंने न सिर्फ वो बाल, बल्कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्लानिंग और ISI के कई गहरे राज भारत भेजे। फिल्मों में जासूसी आसान लगती है, लेकिन असलियत में ये बिना हथियार के मौत से खेलना जैसा है। आज वो भारत के NSA हैं, लेकिन उनकी असली ताकत वो भिखारी वाला रूप था जिसने अकेले ही पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर प्लांट की धज्जियां उड़ा दी थी। इतिहास गवाह है, कभी कभी एक अकेला आदमी पूरी फौज पर भारी पड़ता है।